हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू यूपीएससी की पढ़ाई। आज का जो हमारा सेशन है इंडियन पॉलिटी का, उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी शेड्यूल्स दिए गए हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल में जानेंगे किस किस शेड्यूल में क्या क्या दिया गया है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल यूपीएससी बल्कि स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। लेकिन शुरू करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम अमित मोदी है और मैंने बीटेक किया केमिकल इंजीनियरिंग में। 4 बार 2003 से लेकर के 2008 तक मैंने 4 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, चारों बार मेंस लिखा, 2 बार इंटरव्यू दिया। 17 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। और कई बच्चों को मेंटरशिप भी दी है और कई बच्चे पास भी हो गए हैं। सो दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स भैया, कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी में 12 शेड्यूल एट प्रेजेंट दिए गए हैं। ये शेड्यूल्स एक तरीके से एनेक्चर का काम करते हैं। कैसा? एनेक्चर का काम करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 एनेक्चर्स दिए गए हैं, जिन्हें शेड्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेड्यूल्स कहा जाता है, या अनुसूची जिसको हिंदी में कहेंगे, ये कहा जाता है। तो शेड्यूल क्या हुआ? एक तरीके से ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है या एनेक्चर है, जो कि कुछ लिस्ट या डिटेल्स को हाईलाइट करता है, मेंशन करता है मेन टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली, है ना। यस, मेन टेक्स्ट में वो पूरी लिस्ट, वो पूरी डिटेल्स लिखने की बजाय वहां पर एक वर्ड यूज कर दिया, एक्स वाई जेड शेड्यूल, और वो एक्स वाई जेड शेड्यूल पीछे एनेक्चर में दिया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होता है 1949 में। जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय हमारे पास थे 8 शेड्यूल, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बैठे हैं 2025 में, कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रोथ हुई है और ये 8 शेड्यूल अब 12 शेड्यूल हो गए हैं। कितने? 12 शेड्यूल हो गए हैं। यानी कि हमने कितने ऐड कर दिए इसके अंदर? 4 और शेड्यूल नए ऐड कर दिए, है ना। 4 नए शेड्यूल हमने इसमें ऐड किए। तो कैसे कैसे ऐड किए हैं हम वो भी देखेंगे, और जो 8 थे ओरिजिनल, हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो शेड्यूल है, दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल। इस फर्स्ट शेड्यूल में हमारे इंडियन यूनियन के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब के नाम दिए गए हैं। इंडियन यूनियन टेरिटरीज, इन सब के नाम दिए गए हैं। टेरिटरीज, TORIES, टेरिटरीज, इन सब के क्या दिए गए हैं? नाम दिए गए हैं। एक तरीके से ये लिस्ट है। क्या है? ये एक लिस्ट है जिसमें हमारे इंडियन स्टेट्स और जितनी भी यूटीज हैं, उन सबके नाम मेंशन्ड है। जब कभी भी कोई नया स्टेट बनता है या स्टेट जो है तोड़ के यूटीज बनाई जाती हैं, तब फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया जाता है। पढ़ेंगे हम लोग हमारा पार्ट 1। यस, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4, उसमें आएंगी ये सारी चीजें, है ना। तो ये है सेकेंड शेड्यूल जो डील करता है, यस, सबसे इंपॉर्टेंट, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस। इन शॉर्ट टू से दैट सेकेंड शेड्यूल में दी गई है सैलरी। किसकी सैलरी? सिर्फ ये जो 6 हमने नाम लिखे हैं ना, 6 पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ इन्हीं की, बाकी और किसी की नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, विधानसभा यानी कि, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज द विधान परिषद, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर, ये सेकंड शेड्यूल में इनकी सैलरी क्यों मेंशन की गई है? भाई, ये स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो इनको दिए गए हैं। सेकंड शेड्यूल में जितनी भी सैलरीज मेंशन कर दी जाती हैं, जब बजट पास होता है तब उन पर वोटिंग नहीं होती। ये नॉन वोटेबल पार्ट जो है, ये कंसिस्ट करता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर हैं, गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैं, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं। इन सब की सैलरी स्टेट फंड के ऊपर चार्ज की जाती है। बाकी सारी की सारी
जो हमारा सेंट्रल फंड है उसके ऊपर चार्ज की जाती है। तो ये ध्यान रखना, इन सिर्फ छह पॉइंट्स में जितने भी ऑफिशियल्स मेंशन्ड है, इन्हीं की सैलरी सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, यानी कि सेकंड शेड्यूल हमारा सैलरी से डील करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको नहीं होना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ रहे होते तो कंफ्यूज होते, पर हम पढ़ रहे हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पता है कि ये सारी चीजें हैं, तो हमको इस पर ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल डील करता है ओथ के साथ। किसके साथ? ओथ, शपथ। Forms of oath or affirmations. Union ministers and state ministers, the candidates for election to the parliament, the members of parliament and the state legislatures, the judges of Supreme Court and High Courts, the CAG, the candidates for election to the state legislature, इन सब की oath जो है हमारे फर्स्ट थर्ड शेड्यूल में दी हुई है। भैया यहां पर यूनियन मिनिस्टर ये वर्ड आ गया, तो प्राइम मिनिस्टर की ओथ भी हमारी थर्ड शेड्यूल में दी गई है ना। यस, थर्ड शेड्यूल ये पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। चीफ मिनिस्टर की भी ओथ दी गई है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको तीन नाम नहीं दिख रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। इन तीन की जो ओथ है ये इनके रेस्पेक्टिव पार्ट में दी गई है। यस, रेस्पेक्टिव पार्ट्स में ये इनकी ओथ मेंशन की गई है। आर्टिकल नंबर, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल है ना, जहां पे वो डील करते हैं पावर्स, फंक्शंस और वो सब, वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ मेंशन की गई है। आर्टिकल नंबर 69 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ मेंशन की गई है। गवर्नर ऑफ स्टेट की जो ओथ है वो आर्टिकल नंबर 159 में मेंशन की गई है। तो यहां पर उनकी ओथ दी गई है, तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है। मेन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इन तीन डिग्निटरीज की ओथ, लेकिन बाकी सबकी ओथ, सबकी ओथ कहां दी गई है? उन सबकी ओथ दी गई है थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये तीन शेड्यूल क्लियर हुए, हुए कि नहीं हुए? अगर नहीं हुए हो तो कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, भूलना मत, ठीक है। जवाब आपको मिल जाएगा। फोर्थ शेड्यूल जो है, फोर्थ शेड्यूल, ये जो फोर्थ शेड्यूल है यहां पर हमको दिया गया है राज्यसभा में किस तरीके से सीट्स एलोकेट की जाएंगी स्टेट्स और यूटीज में, एज पर दी पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स, एज पर द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स ये सीट्स एलोकेट की गई हैं टू द राज्यसभा। राज्यसभा यानी कि द अपर हाउस। कौन सा? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट वी कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये फोर्थ शेड्यूल में ये सारी सीट्स मेंशन्ड है। लोकसभा की ऐसा कोई एलोकेशन का मेंशन किसी भी शेड्यूल में नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड एरियाज एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सर फिर ये चार कहां मिलेंगे? ये भी तो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये सिक्स शेड्यूल में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? छठे शेड्यूल में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद करने का तरीका एटीएम, एटीएम ऐसे याद रख सकते हो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उन सब का एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब सिक्स शेड्यूल में यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों स्टेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं जिनमें ट्राइबल एरियाज है उन सब के प्रोविजंस फिफ्थ शेड्यूल में दिए गए हैं। सेवेंथ शेड्यूल दैट डील्स विद द फेडरल पावर, फेडरल पावर, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर से। तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जब हम सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बारे में जानेंगे ना तब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, तब सेवन शेड्यूल अपना बड़ा रोल प्ले करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शेड्यूल है ना। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को ये डिवाइड करता है। ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, वो सब कुछ यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। ऐसे कौन से लॉज हैं जो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं, ऐसे कौन से लॉज हैं जो कंकरेंट लिस्ट में दिए गए हैं, किन पर वो बना सकती है, सेंट्रल और स्टेट दोनों ही बना सकती है। अब भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे भी इंपॉर्टेंट ही है, पर ये एट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों क्यों हो जाता है भाई? अभी तमिलनाडु गवर्नर वाला केस देखे हो ना? यस, मिस्टर रवि, है ना, मिस्टर रवि द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने
जो है जिसके उनकी पावर्स के ऊपर, उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है उस पर क्वेश्चन किया था, है ना। यस, जो सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट में कुछ मेंशन है, कुछ स्टेट लिस्ट में मेंशन है, इनका हवाला देकर के जो पर्टिकुलर गवर्नर ने जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के बिल्स हैं उनको प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रोक लिया था, है ना, रख लिया था अपने पास, उनके ऊपर जजमेंट दिया गया, है ना। और उसी के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चंस भी पूछ लिए कि प्रेसिडेंट ऑफ एंड गवर्नर की पावर्स डिफाइन कीजिए, क्या होती हैं पावर्स उनकी, है ना। ऐसे ही कुछ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बस अभी इतना याद रखो कि ये लिस्ट 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है। सब्जेक्ट्स कितने कितने हैं? 98 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में है, 59 सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में है, और 52 सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में है। स्टेट पीसीएस के हिसाब से ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, पर यूपीएससी के हिसाब से ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज गॉट इट। मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर, डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी बस खाली इतना याद रखो कि 7 शेड्यूल में क्या है। 8वां शेड्यूल, इट डील्स विथ द लैंग्वेजेस। इसमें जितनी भी लैंग्वेज दी गई है ना, उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ये कहा जाता है। कितनी है? 22 है रे। इनिशियली कितनी थी? 14 थी। 8th शेड्यूल इनिशियली कैसा था? यस, 8th शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था और उसमें 14 लैंग्वेजेस मेंशन थी। 8 बाद में और ऐड की गई, यानी कि अब कुल हो गई 22। अभी कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब इन लैंग्वेजेस ये 22 है टोटल, इनमें से 8 ऐसी हैं जो बाद में ऐड की गई, ओरिजिनल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ओरिजिनल शेड्यूल का पार्ट नहीं है। सिंधी सबसे पहले ऐड की गई, yes, by 21st amendment act 1967, so it becomes the 15th language, yes। फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड की गई कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। तो 16, 17, 18 किसी को भी किसी भी नंबर पे रख लो। फिर 19, यस, फिर आई 19, 20, 21 और 22, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, उड़िया को रीनेम करके कर दिया गया उड़िया। 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो ये चेंजेस है, हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसा बनेगा? यस, क्वेश्चन कैसा बनेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल 8th शेड्यूल लैंग्वेज, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 15th लैंग्वेज इंसर्टेड इन द 8th शेड्यूल। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज तो ये ध्यान रखने की चीज है, ये याद रखना। तो ये तो थे 8 शेड्यूल जो कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए थे। अब उसके बाद जोड़ा गया 9th शेड्यूल, यस, बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, यानी कि पार्लियामेंट से आने से पहले ही, ये एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही हमारा ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया। प्रोविजनल पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और 9th शेड्यूल ये ऐड कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 9th शेड्यूल क्यों किया गया? भैया लैंड रिफॉर्म्स लाने थे, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना था, है ना, बहुत सारे और मैटर्स थे, है ना, लैंड से रिलेटेड। तो इसीलिए जो है ये एक्ट लाया गया, ये शेड्यूल लाया गया। इनिशियली इसमें 13 एक्ट लाए गए, लेकिन आज लगभग 282 एक्ट्स हैं, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रेगुलेशंस, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक एक्ट में और एक रेगुलेशन में, ठीक है। ये चीज नाउ 9 शेड्यूल में ये एक्ट तो ले आए, है ना। 2007 से पहले बड़ा ही मजेदार किस्सा था कि कोई भी लॉ बनाओ और उसे 9th शेड्यूल में डाल दो। क्यों? क्योंकि 9th शेड्यूल जो है ये फ्री है। किससे फ्री है? जुडिशियल रिव्यू से, है ना भाई। कोर्ट जो है कभी भी रिव्यू नहीं कर सकती इन लॉ को, अगर भले ही चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ही कर रहे हो, है ना। तो ये स्क्रूटनी से अलग थे, बचे हुए थे। लेकिन 2007 में आईआर कोलेहो केस के बाद ये इम्यूनिटी हटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में ऐड किए गए वो सब जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। अब 24 अप्रैल ही क्यों चूज की गई?
भैया केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो इस केस की ये डेट है 24 अप्रैल 1973, यानी कि उसके बाद जितने भी लॉ डाले गए 9th शेड्यूल में, वो सब जुडिशियल रिव्यू से खुले हुए हैं, यानी कि जुडिशियल रिव्यू उनका हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना। 9th शेड्यूल कैसे ऐड किया गया? बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 10वां शेड्यूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है यार ये। 10वां शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून हिंदी में बोलते हैं भैया, इससे डील करता है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसे दिया। इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि एक कोई भी पर्टिकुलर मेंबर पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ता है या उससे एब्सटेन रहता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। और ये पावर किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की लाई रहती है, यानी कि रहती है स्पीकर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस के पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 10th शेड्यूल हम लोग इसको और डिटेल में जानेंगे जब हम पार्लियामेंट्री मेंबर्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, 10th शेड्यूल के बारे में। बारी आती है 11th शेड्यूल की। ऐड किया गया 1992 में बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पंचायत से ये डील करता है, और पंचायत यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इसमें 29 मैटर्स दिए गए हैं। यानी कि कहां कहां पर पंचायत अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लगा सकती है, उसका स्पेसिफिकेशन इस शेड्यूल में दिया गया है। ऐसे ही अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, म्युनिसिपैलिटीज, उनकी पावर्स, उनकी अथॉरिटी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, 18 कुल मैटर्स हैं, ये भी 1992 में ऐड किए गए बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये हमारे 12 शेड्यूल हैं। 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये 4 शेड्यूल 1947 के बाद, 1949 के बाद ऐड किए गए। 8th शेड्यूल को भी 1949 के बाद अमेंड किया गया। बाकी और शेड्यूल में भी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स ऐड किए गए, जोड़े गए। गॉट इट? तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे करके हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, यानी कि 12 एनेक्सेस है, 12 अपेंडिक्स है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ये हमने पहले क्यों पढ़ाया आपको, हमने सिर्फ नाम बताए हैं आपको। जब हम हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी को जानेंगे, बॉडी को पढ़ेंगे, तब यहां पर ये वर्ड्स आएंगे। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, है ना। हम उस समय पर सिर्फ ये वर्ड्स, ये टर्म्स यूज करेंगे। ठीक है, मतलब भी समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं समझाएंगे, हम फिर से समझाएंगे सारी चीजें आपको, लेकिन हमको पहले से अगर याद होंगी तो समझने में आसानी हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? सो मिलते हैं फिर हमारे अगले सेशन में। तो दोस्तों, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दो। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस। बाकी मेरे चैनल की लिंक, मेरे ग्रुप की लिंक, इसकी पीडीएफ वगैरह, ये सब आपको मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, सो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।